तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी C4 साइकिल। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि C2 साइकिल क्या होती है, या फिर हम बात करें C3 साइकिल क्या होती है। फोटोसिंथेसिस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन को अलग डिस्कस करा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस करा था आपकी डार्क रिएक्शन को, जिसके अंदर थी आपकी C3 साइकिल, जिसको और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कैल्विन साइकिल, या फिर हम बात करें पीसीआर साइकिल। पीसीआर साइकिल मतलब कि फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। ये वो पीसीआर नहीं है जो बायोटेक में आपको हमेशा पढ़ाया गया है, तो याद रखनी है। फिर उसके बाद हमने फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस करा था। फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअल में जो हो रहा था वो रुबिस्को एंजाइम की मदद से हो रहा था। वो रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से हो रहा था। इसलिए वो C2 साइकिल जो थी वो बेसिकली एक वेस्टफुल प्रोसेस था, क्योंकि उसके अंदर एक NADH, और हम बात करें यहां पर उसका एक ATP भी यूज हो जाता है, जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होता है। और बेसिकली कोई ग्लूकोज ही सिंथेसाइज नहीं होता, मतलब कोई फूड प्रोडक्शन ही नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया कि C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन अब जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, जो ये C4 साइकिल है, ये C4 साइकिल बेसिकली CO2 को फिक्स करने का एक और पाथवे है। मतलब कि पहले जो हमने CO2 को फिक्सेशन के लिए पढ़े थे, C2 साइकिल, या फिर हम बात करें आपकी C4 साइकिल, C3 साइकिल या फिर C2 साइकिल। लेकिन जो C4 साइकिल है, इस तरीके से भी आपके कुछ प्लांट्स CO2 को फिक्स करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट साइकिल्स के प्रोडक्ट्स पर, फाइनली CO2 को फिक्स करते हैं। अब C4 साइकिल को दूसरा नाम भी कहा जाता है, जैसा कि इनके साइंटिस्ट के नाम होते थे, उनके सरनेम के अकॉर्डिंग इस साइकिल का नाम रखा है हैच स्लैक पाथवे। इसका दूसरा नाम क्या है? हैच स्लैक पाथवे। तो बढ़ते हैं C4 पाथवे की तरफ और जानते हैं कि C4 पाथवे एक्चुअल में होता क्या है, या फिर हम बात करें C4 साइकिल की। C4 साइकिल क्या होता है कि जैसा नाम है C4, C2 जब हमने साइकिल पढ़ी थी तो उसमें 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट सिंथेसाइज हो रहा था, मतलब कि वो 2 कार्बन का प्रोडक्ट था। C3 साइकिल में जब रुबिस्को एंजाइम ने अपने कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करी थी तो उसमें हमें मिला था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड। C4 पाथवे में भी जब एक्टिविटी होती है एंजाइम की, रुबिस्को एंजाइम की नहीं, किसी और एंजाइम की, क्योंकि C4 पाथवे थोड़ा डिफरेंट है। C4 पाथवे के अंदर जो पहला कंपाउंड हमें मिलता है वो एक 4 कार्बन प्रोडक्ट होता है। वही 4 कार्बन जो प्रोडक्ट है, उस 4 कार्बन प्रोडक्ट की वजह से ही इस साइकिल का नाम पड़ा है आपका C4 साइकिल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जानते हैं और भी क्या क्या चीजें। सो C4 साइकिल इज अ फोटोसिंथेटिक पाथवे, मतलब ये बात बता चुके हैं कि फोटोसिंथेटिक पाथवे है, इसके तरीके से भी CO2 फिक्स करी जाती है। इन विच द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन, मतलब C2 साइकिल C3 साइकिल की तरह ही C2 फिक्सेशन के बाद जो पहला प्रोडक्ट मिलता है C4 साइकिल के अंदर, वो 4 कार्बन प्रोडक्ट है। इट्स अ 4 कार्बन प्रोडक्ट नोन एज अ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये बात याद रखनी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है, 4 कार्बन। ठीक है, तो इसलिए ये एक C4 साइकिल है। अब C4 साइकिल का जो दूसरा नाम है, ये इनके साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा था, और इनके सरनेम के अकॉर्डिंग ये रखा गया है, जैसे मार्शल डेविडसन हैच और चार्ल्स रॉजर स्लैक। मतलब हैच स्लैक पाथवे जो है ये इन्हीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, तो उन्हीं के नाम पे ही C4 पाथवे का जो दूसरा नाम है वो रखा गया। अब हमारे पास CO2 फिक्सेशन के लिए 2 पाथवे तो थे ऑलरेडी हमारे पास से, C3 साइकिल, और अगर गलती से भी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाती है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट सिंथेसाइज हो जाता है, तो उसके बाद भी हमारे पास क्या था, एक C2 साइकिल का पाथवे था, उसके जरिए हम उसको वापस से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर लेते थे और वापस से अपनी C3 साइकिल में यूज कर लेते थे। उसके बाद ये C4 साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी, C4 पाथवे की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखो, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, हाई टेम्परेचर का मतलब डेजर्ट कंडीशन है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, CO2 लेवल जो है वो बहुत ही कम हो चुका है, O2 लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, हाई O2 लेवल, हाई टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में, और हाई लाइट इंटेंसिटी का मतलब कि जब आप थार डेजर्ट वगैरह को देखोगे तो वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है और लाइट की इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा हाई रहती है। तो हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई O2 कंसेंट्रेशन, इन तीनों कंडीशन में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन उस फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास रुबिस्को एंजाइम है, जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी C2 साइकिल परफॉर्म करके फाइनली आपका 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट सिंथेसाइज कर लेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम C2 साइकिल रखेंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ अलग ही एनाटॉमी होगी, मतलब एक हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, हम कुछ नया ही स्ट्रक्चर रखेंगे, जिसकी वजह से हम हार्श से हार्श कंडीशन में, मतलब लेस वाटर कंडीशन में भी हम सर्वाइव कर पाए, मतलब कम पानी मिले, हम उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अंदर कुछ एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना स्टार्ट करे, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, और उस इवोल्यूशन के जरिए उनकी अगर एनाटॉमी को स्टडी करा गया, एनालाइज करा गया, तो उसके उनके अंदर एक डिफरेंट तरीके की एनाटॉमी निकल करके आई। जब स्टडी करी गई तो उस एनाटॉमी का नाम था क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी, इस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मल हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें मीजोफिलिक सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से एपिडर्मिस के जस्ट नियर बाय, ये ऊपर एपिडर्मिस लेयर है, तो उसके जस्ट नियर बाय ये होगी एपिडर्मिस, उसके जस्ट बिलो मीजोफिलिक सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, मीजोफिलिक सेल्स।
फिर उसके बाद बंडल शीथ सेल आते हैं, बंडल शीथ सेल, तो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। लेकिन ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये होती है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब बात करें क्रैन्स एनाटॉमी की, क्रैन्स एनाटॉमी, तो उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट रहती है, उनके अंदर मीजोफिलिक सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली सराउंड कर लेते हैं आपके बंडल शीथ सेल को। दीज आर द मीजोफिलिक सेल्स, मीजोफिलिक सेल्स, मीजोफिलिक सेल्स या मीजोफाइल सेल्स, बंडल शीथ सेल, दूसरे हो गए बंडल शीथ सेल। मैंने कहा कि मीजोफिलिक सेल्स क्रैन्स एनाटॉमी में फाइनली आपके बंडल शीथ सेल्स को सराउंड कर लेते हैं। सराउंड किस तरीके से, जैसे ये सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स, तो इनके जस्ट नियर बाय कुछ इस तरीके से आपके मीजोफिलिक सेल्स अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर क्या रहते हैं, वस्कुलर बंडल्स, और इनके जस्ट नियर बाय ये रहते हैं आपके बंडल शीथ सेल। तो ये हो गए बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, ये हो गए अंदर वाले सबसे अंदर के वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल्स, और ये हो गए मीजोफिलिक सेल्स, मीजोफिलिक सेल। देखो अगर आपको दिख नहीं होगा तो मैं अपनी जरा वीडियो जो है थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूं। आपको दिख ही रहा होगा यहां पर कि किस तरीके से जो क्रैन्स एनाटॉमी है, क्रैन्स एनाटॉमी के अंदर आपके मीजोफिलिक सेल्स ने किस तरीके से अरेंज कर लिया है। आपको दिख रहा होगा एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर सा बन गया है, फ्लावर जैसे होता है उसी तरीके से आपके सराउंड कर लिया है कंप्लीटली बंडल शीथ सेल को, किसने, मीजोफिलिक सेल्स ने। ठीक है, तो ये एनाटॉमी प्रेजेंट रहती है जो भी C4 प्लांट्स होते हैं, C4 साइकिल जिनके अंदर रहेगी उनके अंदर ये क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इस एनाटॉमी से एक्चुअल में होगा क्या, मतलब जो बंडल शीथ सेल्स है मीजोफिलिक सेल्स में, बेसिकली अब जो CO2 फिक्सेशन रहेगा उसका एक डिफरेंट प्रोसेस रहेगा। पहले जो CO2 फिक्सेशन हो रहा था वो रुबिस्को एंजाइम के जरिए फाइनली CO2 फिक्सेशन हो जाता था, या फिर हम बात करें C2 साइकिल के प्रेजेंस में आपका 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होकर के 3-फॉस्फोग्लिसरेट में बन जाता था, 2 कार्बन प्रोडक्ट से 3 कार्बन प्रोडक्ट में क्रिएट हो जाता था। अब C4 साइकिल के अंदर डिफरेंट एंजाइम है, डिफरेंट CO2 फिक्सेशन का मेथड है। अब वो क्या मेथड है देखो, उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे चलते हैं। पहले C4 साइकिल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमने जाना कि C4 साइकिल में पहला प्रोडक्ट जो होता है वो 4 कार्बन प्रोडक्ट होता है, पहली बात ये। उनके अंदर क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट रहती है, दूसरी बात ये क्रैन्स एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि मेसोफिलिक सेल सराउंड कर लेते हैं बंडल शीथ सेल को, तो वही बात की हुई है, बंडल शीथ सेल लार्ज एंड थिक वॉल्ड, मेसोफिलिक सेल सराउंड द बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स क्लोरोप्लास्ट लैक फोटोसिस्टम सेकंड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये नीट में पूछा गया है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अब डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है कि दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मीजोफिलिक सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा उनके अंदर अलग फंक्शन होगा, लेकिन जो बंडल शीथ सेल्स के पास जो क्लोरोप्लास्ट होगा उनके पास अलग फंक्शन होगा। देखते हैं कुछ इस तरीके से, समझो। बंडल शीथ सेल्स जो होंगे उनके पास लैक रहेगा आपका फोटो सिस्टम सेकंड। हमने जब लाइट रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने जाना था कि फोटो सिस्टम सेकंड आपका पहला रहता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट रहता है। फोटो सिस्टम सेकंड का मतलब है P680। वहां से फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनोन के जरिए साइटोक्रोम B6F और आगे की तरफ मूव करेगा, जिससे आपके ATP और NADPH सिंथेसाइज हो गए। वही जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है वही इसमें लैक। अब उसके लैक होने की वजह से बंडल शीथ सेल में आपका बेसिकली लाइट रिएक्शन डेवलप नहीं हो पाई ठीक तरीके से। अब डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब दो तरीके के, दो नेचर में दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो एक मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा आपके बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या है। अब मीजोफिलिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा उसके फंक्शन क्या होंगे। पहला फंक्शन की अगर हम बात करें, हम यहां पे लिख देते हैं साइड में थोड़ा, मीजोफिलिक सेल्स, मीजोफाइल सेल्स, मीजोफाइल सेल्स, ठीक है। इनके अंदर फंक्शन क्या होगा, ये बेसिकली CO2 को कन्वर्ट करेंगे बाइकार्बोनेट पे, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के बाद इसे फिक्स करेंगे आपके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे। ध्यान रखना है कहां पे फिक्स करेंगे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे। अब यही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली अब बंडल शीथ सेल के पास जाएगा। अब बंडल शीथ सेल के अंदर क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ये मैलेट में, और मैलेट के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद मैलिक एंजाइम इसमें वर्क करेंगे, मैलिक एंजाइम के बाद वापस से पायरुवेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करेंगे आपके कौन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। तो ये डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट फंक्शंस है। अभी इसकी साइकिल्स में हम जानेंगे किस तरीके से साइकिल रन होती है, ठीक है। अब फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, हमने बात करी थी इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अब फोटो रेस्पिरेशन जब इंक्रीज हो जाएगा हाई लाइट इंटेंसिटी पे, हाई टेम्परेचर पे और हाई O2 कंसंट्रेशन पे, तो उन प्लांट्स को CO2 फिक्सेशन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म अडेप्ट कर लेते हैं। उस कंडीशन का, उस डिफरेंट अडेप्टेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन को हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी के जरिए मतलब वो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ के पास आपका फोटो सिस्टम सेकंड लैक रहता है, और किस तरीके से वो साइकिल रन होती है देखो।
मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दूं कि किस तरीके से आपके बंडल शीट अरेंज है। जैसे ये मेसोफिलिक सेल्स हैं, ये आपको दिख रहे हो कि कुछ इस तरीके से अरेंज है। लेकिन जब हम C4 प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर कौन सी एनाटॉमी प्रेजेंट है? क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस एनाटॉमी मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। C4 प्लांट्स के अंदर क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट है। ये देखो मेसोफिलिक सेल्स ने एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर की तरह बेसिकली चारों तरफ से सराउंड कर लिया है आपके बंडल शीट सेल को। ये है आपके बंडल शीट सेल, ये आपके ग्रीन ग्रीन जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये जो है ये आपके बंडल शीट सेल्स, ये आपके वस्कुलर टिश्यूज है, वस्कुलर बंडल्स, और ये आपके मेसोफिलिक सेल्स। ये आप देख रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा है, स्टोमेटा, स्टोमा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, CO2 आती है, CO2 जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन नॉर्मल जो प्लांट्स हैं C3 प्लांट्स, उनके अंदर आप लोग देखोगे किस तरीके से अरेंजमेंट है। ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या है आपके मेसोफिलिक सेल्स। दीस आर द मेसोफिलिक सेल्स, मेसोफिलिक सेल्स। ये नॉर्मल एनाटॉमी है और ये आपकी क्रैंस एनाटॉमी है। देखो अब ये जो साइकिल आपके सामने है, इस साइकिल के अंदर आपको ठीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझना है किस तरीके से, जैसे एकदम फ्लो रहता है ना, दिमाग को अपने ही कंसंट्रेट करके रखिए और दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए और कृपया करके शेयर कर दीजिए, करिए इस वीडियो को। देखो एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेयर में CO2 अवेलेबल है बहुत ही लो अमाउंट में, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई O2 कंसंट्रेशन है। अब मेसोफिलिक सेल्स क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको फाइनली स्टोमेटा ओपन होंगे। स्टोमेटा ओपन होने के बाद सबसे पहले जो मेसोफिलिक सेल्स में, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे पहले जो एनकाउंटर होगा वो किससे होगा? मेसोफिलिक सेल्स से। मेसोफिलिक सेल्स फर्स्ट आएंगे, तो मेसोफिलिक सेल्स पे आए फाइनली आपका एटमॉस्फेरिक CO2। मेसोफिलिक सेल्स ने अंदर फाइनली H2O प्रेजेंट था, उस H2O के साथ CO2 को कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैं एंजाइम का नाम लिख रहा हूं, आपको याद रखना है एनहाइड्रेज। इस एंजाइम के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो जब आपने हीमोग्लोबिन के बारे में जाना था कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज करवाता है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो उस केस में आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में पढ़ा होगा। तो वो क्या क्रिएट कर रहा था आपका? फाइनली बाइकार्बोनेट आयन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ फिक्स कर दिया जाता है और क्रिएट करा जाता है आपका C4 एसिड। उस C4 एसिड का नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट करा जाता है मैलेट में, मैलेट। अब ये मैलेट ट्रांसफर कर दिया गया है कहां पर? आपके बंडल शीट सेल में। अब वही जो CO2 था एटमॉस्फेयर में, वही कार्बन के रूप में फिक्स हुआ और वही फाइनली ट्रांसपोर्ट होकर के आया कहां पे? बंडल शीट सेल में। बीच में जो आपको ये लेयर जो दिख रही ना, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। इन टाइट जंक्शन का एक एग्जांपल है जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? दो सेल्स के बीच में, प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, दो सेल्स के बीच में एक चैनल का काम करेंगे जिसमें से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अब मैलेट क्या था? मैलेट ट्रांसपोर्ट हो गया। अब मैलेट जो था यहां पर, मैलेट ऑक्सैलो एसिटेट ही आपका C4 एसिड है, ठीक है, उसको मैलेट में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों ही 4 कार्बन के हैं, दोनों के अंदर ही, ठीक है। तो यहीं पे C4 एसिड इसलिए लिखा हुआ है। वो फाइनली ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसिटेट में, और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मैलिक एंजाइम परफॉर्म होते हैं। मैलिक एंजाइम वर्क करते हैं। मैलिक एंजाइम यहां पे लिख दे रहा हूं ऑक्सैलो में, मैलिक एंजाइम, मैलिक एंजाइम, मैलिक एंजाइम वही C4 एसिड है, 4 कार्बन का एसिड मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर उसके ऊपर मैलिक एंजाइम वर्क करते हैं और उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कि जो CO2 एटमॉस्फेयर में था, जो कार्बन की फॉर्म में मेसोफिलिक सेल से बंडल शीट सेल्स में आया, ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हुआ। ऑक्सैलो एसिटेट से फाइनली मैलिक एंजाइम ने वर्क करा। मैलिक एंजाइम ने वर्क करने के बाद पहला जो एक्शन था वो था डीकार्बोक्सिलेशन का। डीकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करने के बाद CO2 रिलीज हो गया। अब इस CO2 का फिक्सेशन कहां होगा? वहीं होगा जहां होता आया है C3 साइकिल में, मतलब कि आपका केल्विन साइकिल में, बंडल शीट सेल के अंदर जो काम करेगी, यानी कि डार्क रिएक्शन। ध्यान रहे, अब उस C3 मतलब एक कार्बन तो निकल गया, अब 4 कार्बन का प्रोडक्ट था भाई। ये ऑक्सैलो एसिटेट कैसा था? 4 कार्बन का प्रोडक्ट था। अब 4 कार्बन में से एक कार्बन CO2 आपका चला गया C3 साइकिल में, तो बचे कितने? 3 कार्बन। अब 3 कार्बन का जो C3 एसिड है वो होता है यहां पर पाइरुवेट, पाइरुवेट। अब इस पाइरुवेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है वापस से आपका कहां पे? डिफरेंट डिफरेंट मेसोफिलिक सेल्स में जो सराउंडेड रहते हैं। मतलब पहले मेसोफिलिक सेल से बंडल शीट सेल, फिर बंडल शीट सेल से वापस से मेसोफिलिक सेल्स। दोनों के कंपाउंड के नाम चेंज हो गए हैं। जब आया था तो C4 एसिड था, अब जा रहा है तो C3 एसिड है। C4 एसिड ऑक्सैलो एसिड, एसिटिक एसिड, और C3 एसिड यानी कि पाइरुवेट, पाइरुवेट एसिड। अब पाइरुवेट जो है, ये पाइरुवेट को ट्रांसफर करा गया। अब इस पाइरुवेट के ट्रांसफर के बाद इस C3 एसिड को कन्वर्ट करा गया आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, मतलब PEP। अब इस PEP का रीजनरेशन हो चुका है। अब इस PEP का रीजनरेशन कैसे हुआ है? कौन सा एंजाइम यहां पर काम करा है? उस एंजाइम का नाम होता है, यहां पर आपके 2 ATP के बराबर फाइनली फॉस्फेट रिलीज होते हैं, 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं ATP, ठीक है। तो ध्यान रखने हैं, 2 ATP के बराबर आपके एनर्जी रिलीज होती है। अगर पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पायरोफॉस्फेट का मतलब जो PPI आपके यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके 2 ATP के बराबर एनर्जी रिलीज हुई है। क्योंकि जब आप ATP का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राइफॉस्फेट में जो लास्ट के जो बीटा और गामा कार्बन होते हैं, उन बीटा और गामा कार्बन में
ही एनर्जी होती है। मतलब ये जो 3 फॉस्फेट होते हैं इन्हीं बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। जैसे 3 आपके अल्फा, बीटा और गामा, तो इन अल्फा में, बीटा में और गामा में, इन्हीं में एनर्जी रहेगी। तो जब अल्फा और गामा और बीटा आपके निकल गए तो फाइनली आपका 2 फॉस्फेट 2 एटीपी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो एंजाइम रहता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को क्रिएट करने के लिए, तो उसका नाम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज, काइनेज याद रखना है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट मतलब पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज, डाइकाइनेज ध्यान रखना है, डाइकाइनेज। तो जिससे आपका बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब पायरुवेट से फाइनली आपका क्या बना, पायरुवेट से बना फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट को वापस से मेसोफिलिक सेल्स में यूज करा जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ फिक्स करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से साइकिल आपकी चलती आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक CO2 को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई O2 लेवल पे और बहुत ही हाई लाइट इंटेंसिटी के केस में जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, या फिर हम बात करें जिनके अंदर क्रैंस एनाटॉमी अपने अंदर अरेंज हो जाती है, जिसमें मेसोफिलिक सेल्स सराउंड कर लेते हैं आपके बंडल शीथ सेल को, और आपके C3 एसिड और C4 एसिड सिंथेसाइज होते हैं और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होते हैं। तो आपने अगर इसमें एनर्जी की बात लगाए तो नॉर्मल C3 साइकिल तो इसमें रन हो रही है, कहां पे, बंडल शीथ सेल के अंदर, ये C3 साइकिल रन हो रही है। तो यहां पर तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए देख लो, एक CO2 जो है 1 CO2 को फिक्स करने के लिए इस C4 पाथवे में, केवल C4 पाथवे की बात कर रहे हैं, तो 3 ATP तो आपके वहीं यूज हो गए, कौन से वाले, जो C3 साइकिल में यूज हो रहे थे, क्योंकि C3 साइकिल तो रन हो रही है ना भैया बंडल शीथ सेल में, प्लस आपके 2 ATP और यूज हो गए। तो मतलब कितने हो गए टोटल, आपके 5 ATP हो गए ना, 5 ATP यूज हो रहे हैं भाई इसमें, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, 5 ATP यूज हो रहे हैं एक CO2 को फिक्स होने के लिए, किसके अंदर, C4 पाथवे के अंदर। इस C4 पाथवे का दूसरा नाम क्या है, हैट्सलैक पाथवे, ध्यान रखना है। तो इस ये थी आपकी C4 पाथवे की साइकिल। अब बढ़ते हैं कुछ बेसिकली याद रखने वाली चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपके एक CO2 को फिक्स करने के डिफरेंट साइकिल में कितने कितने ATP यूज होते हैं। C3 साइकिल की बात करें तो C3 साइकिल में 3 ATP यूज रिक्वायर्ड हो रहे हैं एक CO2 को फिक्स करने के लिए, और 2 NADPH रिक्वायर्ड है। C4 साइकिल की बात करें तो अभी हमने बात करी तो 5 ATP और वही सेम 2 NADPH यूज हो रहे हैं, सेम जितने, क्योंकि C3 साइकिल में यूज हो रहा है। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एनर्जी, प्लस 2 ATP एक्स्ट्रा, वही 2 ATP एक्स्ट्रा हमने यहां पर जोड़ दिए हैं, 3 के अंदर 2 बना करके 5 बन गया है। ये नॉर्मल साइकिल है, ये हायर देन द C3, ये C3 से ज्यादा बेसिकली टोटल एनर्जी कॉस्ट 1, मतलब ज्यादा कॉस्ट रहती है ATP की टोटल एनर्जी। अब C2 साइकिल की बात करिए तो वेस्टफुल प्रोसेस है, इसके अंदर एक ही ATP यूज होता है, जबकि कोई शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ही नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, NADH की बात करें, NADPH यूज हो रहे हैं, वेस्टफुल प्रोसेस होता है, फोटो रेस्पिरेशन, और वेरी इनएफिशिएंट होता है। इनएफिशिएंट मतलब कि कुछ इसमें हमें प्राप्त नहीं होता है और जाता ही जाता है, बेसिकली ATP भी जाता है, हमारा NADH भी रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है एक CO2 को फिक्स करने के लिए। मतलब हमने C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल के बारे में कंपैरिजन करके आपको बता चुके हैं, और आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट, C4 प्लांट्स का एग्जांपल, कौन कौन से प्लांट्स है, जैसे मेज, मक्का भुट्टा आपने सभी ने सुना होगा, जिया मेज, सैकरम ऑफिसिनारम मतलब शुगर केन, ज्वार के बारे में आप सभी ने सुना होगा, इंडिया के अंदर ज्वार बोला जाता है किसको, सोरगम बाइकलर प्लांट को। अमरैंथस मतलब चौलाई सभी ने जानते होंगे, जैसे रामदाना गुलदाना भी बोलते हैं कभी कभार, कहीं कहीं अलग अलग डिफरेंट रीजन में इंडिया के, तो चौलाई बोला जाए, चौलाई का लड्डू वगैरह होता है। तो उसी चौलाई के प्लांट के अंदर आपकी क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट रहती है, ज्वार के प्लांट के अंदर भी आपकी क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट रहती है, शुगर के अंदर या फिर मेज के अंदर भी क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट रहती है। तो ये था आपका बेसिकली C4 पाथवे। अब C4 पाथवे में हमने देखा क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट है। C4 का मतलब क्या है, ध्यान रखो, C4 के अंदर क्या है भाई, क्रैंस एनाटॉमी है, क्रैंस एनाटॉमी। उनके अंदर 2 तरीके के, एक तो मेसोफिलिक सेल्स और आपके बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है। इन दोनों का यूज हो रहा है, बंडल शीथ सेल, ठीक है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, डाइमॉर्फिक का मतलब 2 तरीके के बिहेव करने वाले क्लोरोप्लास्ट। कौन सा क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। कैसे कैसे 2 तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक में CO2 को फाइनली कन्वर्ट फिक्स करा जा रहा है, दूसरे में CO2 रिलीज हो रही है। कहां पे रिलीज होगी, C3 साइकिल में जाने के लिए, बंडल शीथ सेल में जाकर के। ठीक है, और यहां पर जो बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल, इनके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट है ही नहीं, नॉट प्रेजेंट, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, याद रखनी है। अब नेक्स्ट उससे लेते हैं, नेक्स्ट कलर से देखो। तो ये सारी चीजें हैं आपके C4 प्लांट्स के बारे में, और जो इसमें फर्स्ट हमें मिलता है वो मिलता है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। ये था आपका C4 पाथवे, जिसे हम कहते हैं आपका हैट्सलैक पाथवे, हैट्सलैक पाथवे। इस हैट्सलैक पाथवे के बारे में कुछ और चीजें भी हैं, इन्हीं C4 पाथवे से मिलता जुलता, इन्हीं C4 पाथवे के मैकेनिज्म, अभी जो आपने साइकिल पढ़ी है C4 पाथवे, उसी की तरह ही, बस थोड़ी सी जगह पे डिफरेंट है। एक और पाथवे आता है, या फिर हम बात करें एक और फैमिली है प्लांट्स की, उनके अंदर किस तरीके से जो CO2 है वो फिक्स हो रहा है।
मतलब हमने CO2 फिक्सेशन के भाई 4 तरीके मतलब हमारे पास टोटल सामने हैं। एक तो है हमारा C3 साइकिल जो नॉर्मली वर्क कर रहा है, C3 साइकिल जिसमें हमें 3 कार्बन प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। दूसरा हमने C2 साइकिल पढ़ ली, मतलब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी हुई तो आपका 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मिला, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट, ठीक है, याद रखना 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये आपका इरेज कर देना 2 मिनट, तो इरेज ग्लाइकोलेट, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट हमें मिला। लेकिन अब जो बात हो रही है, हमने C4 पाथवे में पढ़ा, इसके अंदर जो भी चीजें थी ये हमारी प्रेजेंट थी क्रेन्स एनाटॉमी के बेसिकली रिगार्डिंग। एक तो थे हमारे C3 प्लांट्स जो मॉडिफाइड होकर के फाइनली C2 प्लांट्स होते हैं, वही C3 प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन एक्टिविटी हो जाती है और वापस से वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होकर के आपके C3 साइकिल में रन हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास C4 प्लांट। C4 प्लांट्स के अंदर क्या था, क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट थी, मेसोफिलिक सेल्स थे, बंडल शीथ सेल्स थे, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट था, और बंडल शीथ सेल के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड्स जो था वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इसी का नाम था हैज़लैक पाथवे और 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये था C3 पाथवे हो गया, C2 पाथवे हो गया, C4 पाथवे हो गया, ठीक है, जिसमें हमें 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटेट मिलता था, ऑक्सैलो एसिटिक, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी थी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, इसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी थी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ठीक है। इसी को आप कहते थे फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ फैमिली के प्लांट्स ऐसे हैं जो फाइनली आपके अलग मैकेनिज्म से CO2 को फिक्स करते हैं। मतलब CO2 फिक्सेशन के आपके पास टोटल 4 तरीके के पाथवे हैं, 3 को आप डिस्कस करते हैं, चौथे को अभी डिस्कस करने वाले हैं। इनको कैम पाथवे को कहा जाता है, जिनके अंदर ये रन होता है उनको कहा जाता है कैम प्लांट्स, बेसिकली क्रूसिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। फिर से समझो, जो एक फैमिली होती है प्लांट्स की जिसका नाम होता है क्रूसिलेसी फैमिली, क्रैसुलेसी फैमिली, जो एक क्रैसुलेसी फैमिली जो है, इनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म से CO2 का फिक्सेशन होता है। मतलब CO2 को फिक्स करने के लिए उनके अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म प्रेजेंट है। अब उनके अंदर वो किस तरीके से CO2 फिक्स करते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गए हैं। आपने कैक्टस के बारे में नाम सुना होगा, आपने एलोवेरा के नाम सुना होगा। इन प्लांट्स के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, ये बहुत ही कम पानी पे गुजारा कर लेते हैं, बहुत ही कम पानी इन्हें चाहिए होता है, ठीक है। और किस तरीके से इनके अंदर CO2 फिक्स रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। समझो, अभी क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो कैम पाथवे है, ये बेसिकली कैसे है, जैसे मैंने यहां पर बता भी रखा है, कैक्टस की तरह दिखते हैं, ठीक है, और या फिर हम बात करें एलोवेरा की तरह दिखते हैं। अब इनका नेम क्यों पड़ा, इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा कि कैम, क्योंकि ये जो सारे प्लांट्स है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रूसिलेसी फैमिली प्लांट्स की जो फैमिली होती है। जो कैम प्लांट्स ग्रो इन अ डेजर्ट रीजन, एरिड रीजन, जहां पर सूखी हवाएं जो चलती हैं, वो वाटर स्कार्स एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ही कम पानी रहता है एनवायरनमेंट्स के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या था, इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या करा कि हम अपने स्टोमेटा को दिन की जगह रात को खोलेंगे। जो उनके स्टोमेटा होते हैं, जो एरिड कंडीशन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं जो क्रोसिलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या करा कि अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को कम करने के लिए उन्होंने क्या करा, हम अपने स्टोमेटा को नाइट में खोलेंगे, क्योंकि नाइट में जो होता है टेम्परेचर काफी ज्यादा लो चला जाता है और दिन के समय टेम्परेचर जो होता है बाकी काफी ज्यादा हाई चला जाता है। अब ओपन स्टोमेटा एट नाइट कंडीशन, फिक्स CO2 एट नाइट, मतलब उनके अंदर दिन के अंदर CO2 फिक्सेशन नहीं होगा, उनके अंदर रात के अंदर CO2 फिक्सेशन चलेगा। क्लोज स्टोमेटा इन अ डे एंड सेव वाटर, और वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है जिससे पानी ज्यादा सेव भी रहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अनलाइक द C4 प्लांट्स स्पेशल सेपरेशन कैन शो द टेम्पोलर सेपरेशन। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, देखो C4 प्लांट्स क्या थे, C4 प्लांट्स के अंदर क्रैन्स एनाटॉमी थी, मतलब हम बात करें तो टेम्पोरल सेपरेशन था, स्पेशल सेपरेशन था C4 प्लांट्स के अंदर। स्पेशल का मतलब होता है बेसिकली पोजीशन के बेसिस पे, मतलब पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो गई है, क्रैन्स एनाटॉमी हो गई है, मेसोफिलिक सेल्स अलग चले गए हैं, क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिक हो गया है, मेसोफिलिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट है, बंडल शीथ के अंदर क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट है, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट था क्लोरोप्लास्ट का, जिसकी वजह से जो सेपरेशन भी हुआ, CO2 को फिक्सेशन हुआ, वो सेपरेट तरीके से हुआ, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन कैम पाथवे के अंदर कुछ क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्रैन्स एनाटॉमी मेसोफिलिक सेल्स अलग है, यहां पर हम बात करें बंडल शीथ सेल अलग है, कुछ नहीं होता। उनके अंदर टेम्पोरल सेपरेशन होता है। टेम्पोरल का बेसिकली मतलब है कि टाइम के बेसिस पे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो सेपरेशन करेंगे, फिक्सेशन करेंगे। क्यों, कैसे, देखो टाइम कैसा है, दिन के समय वो क्लोज रखेंगे, क्लोज स्टोमेटा इन डेज, एंड नाइट के समय वो स्टोमेटा को ओपन रख रहे हैं। तो टाइम के बेसिस पे टेम्पोरल सेपरेशन इसलिए कहा गया है कैम पाथवे को, क्योंकि उनके अंदर टाइम के बेसिस पे रहेगा। टेम्पोरल का मतलब है बेसिकली टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना सेपरेशन CO2 को फिक्स करेंगे। तो ध्यान रखना है, क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि कैम पाथवे एक डिफरेंट मैकेनिज्म है CO2 फिक्सेशन का। CO2 फिक्सेशन को परफॉर्म करने के लिए वो अपने स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं, क्योंकि एरिड कंडीशन में डेजर्ट प्लांट्स में रात के समय जो टेम्परेचर होता है वो लो चला जाता है और दिन के समय टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है और सूखी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हाई O2 कंसंट्रेशन रहता है, और जितना भी O2 रहता है उसे वो फाइनली आपके नाइट में कंज्यूम करते हैं CO2 को, ठीक है, और वाटर भी काफी ज्यादा सेफ रहता है इस कंडीशन से।
इस क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म से। अब इन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से जो ये पाथवे होता है वो रन करता है, देखो आपने क्रैन्स एनाटॉमी में मेसोफिलिक सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से सुना, और किस तरीके से उनके अंदर वो साइकिल रन होती है, मतलब 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वहां पे चलता है, बनता है। तो उसी उसी तरीके से हम यहां पर बात करेंगे। देखो हमने पढ़ा था जो CO2 थे, एटमॉस्फेरिक CO2, ये रही एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक CO2 है भाई, ये स्टोमेटा नाइट के समय कैसे हैं, ओपन है, ये ओपन है, नाइट चल रही है भाई, देख लो यहाँ पे नाइट है, मून है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन है। तो स्टोमेटा से फाइनली CO2 अंदर आएगी और उसे वाटर के साथ प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे वर्क करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वही सेम प्रोसेस है बच्चों, वही सेम प्रोसेस जो अभी हम पढ़ करके आए हैं C4 पाथवे में, इसलिए मैंने इन दोनों प्रोसेस को साथ में रखा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने वर्क करा और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्जन करा, वही सेम प्रोसेस हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्जन हुआ है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो साथ में है, यही फाइनली आपका इसके साथ मर्ज होगा, वही CO2 फिक्स होगी और आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये आपका एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज नाम है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, C फॉर कार्बोक्सिलेज, वही सेम एंजाइम, वो भी यहां पर भी यही कर रहा था और इस सेम एंजाइम को वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, वहां पर मैं बताना भूल गया हूं तो आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आपका C4 एसिड प्रोड्यूस होगा, वही C4 एसिड आपका क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जो वहां पर दिन में हो रहा था वो यहां पर रात में हो रहा है, C4 एसिड जो ऑक्सैलो एसिटेट प्रेजेंट हुआ है उसको फाइनली कन्वर्ट करा गया मैलेट में। अब इस मैलेट को स्टोर कर दिया गया है कहां, वैक्यूल्स के अंदर, ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये वैक्यूल्स है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, वैक्यूल, ठीक है। अब इस वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया गया है। अब इसे नेक्स्ट पेन से लेते हैं डिफरेंट। अब वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया गया है किसे, मैलेट को, मैलेट इसके अंदर आ गया। मैलेट आपका वही है, आपका C4 एसिड जो ऑक्सैलो एसिटेट है उसी की दूसरी फॉर्म है, कुछ सेपरेशन नहीं है, बस इंटर कन्वर्जन है, ठीक है, C4 एसिड। अब इसको जब दिन होगा, दिन के समय इसे बाहर निकाला जाएगा, दिन के समय से बाहर निकाला जाएगा, ये उसने दिन को बाहर निकाले, मतलब CO2 का फिक्सेशन कब हुआ, रात में हुआ, ठीक है। अब दिन के समय क्या होगा, स्टोमेटा कहां पे रहेंगे, यहाँ पे जो स्टोमेटा रहते हैं, स्टोमेटा ये आपके क्लोज रहेंगे, क्लोज कर दिया भाई स्टोमेटा। अब क्या चलेगा, अब केवल उस कन्वर्जन चलेगा, अब किसका, जो मैलेट जो बनाया उस पर फाइनली आपके मैलिक एसिड एंजाइम वर्क करेंगे, ये आपका C3 एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब पायरुवेट क्रिएट हो जाएगा, पायरुवेट क्रिएट हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म हुआ, पायरुवेट क्रिएट हो गया। अब इस पायरुवेट को वापस से ट्रांसफर कर दिया जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना करके, तो यहां से ये फाइनली भेज दिया जाएगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए। अब वो कौन कौन सा एंजाइम यहां पे काम करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज, ठीक है, ध्यान रखना है। पेप डीके, एक है पेप डीके जो आपका पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्जन कराता है। तो फाइनली आपका C3 एसिड से आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्जन हो जाएगा बाय द एंजाइम ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज की मदद से। अब जो CO2 था, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना था, मतलब पायरुवेट क्रिएट हुआ था, तो सेम इसमें यहीं पर उतनी ही एनर्जी, मतलब 2 एक्स्ट्रा ATP के बराबर AMP प्लस PPI रिलीज होगा ATP से, ध्यान रखना है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन होगा, सेम वही प्रोसेस है बेटा जो आपने वहां पढ़ करके आए हो C4 पाथवे में, और CO2 रिलीज हो गया। CO2 रिलीज होने के बाद उसका वही C3 साइकिल में वापस से आपका फिक्सेशन हो जाएगा, तो आपका स्टार्च क्रिएट हो जाएगा, और सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब कुछ नहीं है, वो कार्बोक्सिलेशन वही है जो आपका जो C3 साइकिल में होता है, फाइनली आपकी जो CO2 होती है वो फिक्स करी जाती है आपके राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के ऊपर बाय द रुबिस्को एंजाइम, और क्रिएट करा जाता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट, वही है आपका कार्बोक्सिलेशन, ध्यान रखना। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन कुछ नहीं है कैम पाथवे के अंदर। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन को निकालना, जो C4 एसिड में से 4 कार्बन का जो कंपाउंड था उसमें से एक कार्बन निकाल दिया तो C3 एसिड बचा। C3 एसिड क्या है आपका पायरुवेट को वापस से कन्वर्ट कर दिया गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बाय द एंजाइम ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज, और ATP से फाइनली आपके 2 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड निकाल दिए गए, पायरोफॉस्फेट, मतलब 2 ATP के बराबर एनर्जी यूज की गई। तो ये था आपका क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसमें कोई क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है, एक ही सेल के अंदर सेम काम कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, नो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ध्यान रखना, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट को कुछ इस तरीके से लिख दो, परसेंट की तरह, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली जो साइकिल है, ये है आपकी कैम पाथवे की साइकिल, मतलब कुछ प्लांट्स में नाइट के समय में स्टोमेटा ओपन होते हैं CO2 फिक्सेशन के लिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे नाइट देखो, नाइट लिखा हुआ है, नाइट के समय में स्टोमेटा कैसे है, ओपन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और दिन के समय स्टोमेटा क्लोज्ड है, ये आपके क्लोज्ड हो गया, क्लोज है स्टोमेटा, ठीक है। तो ये था आपका कैम पाथवे। अब कैम पाथवे के कुछ प्लांट्स के एग्जांपल है, जैसे ओपियम मतलब कैक्टस की बात करें, अनानास की बात करें, एलोवेरा की बात करें, और ब्रायोफिलम तो सारे क्रूसिलेसी फैमिली से ही आते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी क्रूसिलेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली ब्रायोफिलम्स ही होते हैं।
तो ये था आपका कैम प्लांट्स के बारे में, और ये कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके C4 और कैम पाथवे के बारे में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी मोस्ट जितने भी टेबल मैं आपको बता रहा हूं ना, इन सबको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके थर्ड में को जो एग्जाम होने वाला है नीट का, उसके अंदर रिवीजन में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। जैसे C4 प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर मीसोफिलिक सेल्स और बंडल शीथ सेल्स रहते हैं, और कैम पाथवे के अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है क्रायन्स एनाटॉमी का, ये भी मैं बता करके आया हूं, ओनली मीसोफिलिक सेल्स। सेपरेशन कहता है इसमें स्पेशल होता है, पोजीशन के बेसिस पे रहेगा, लेकिन इसमें टेम्पोरल मतलब टाइम के बेसिस पे रहेगा कि दिन के समय में स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, रात के समय में स्टोमेटा खुलेंगे। क्रायन्स एनाटॉमी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, इसके अंदर एब्सेंट रहती है। स्टोमेटा ओपन एट अ डे और इनमें नाइट के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। इनके अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, एक और ध्यान रखना, और इनके अंदर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, मतलब डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखना क्या होता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, अभी बता करके आया हूं, ठीक है। और इसके अंदर नॉट प्रेजेंट डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो ये था आपका C4 पाथवे और कैम पाथवे, इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में कंप्लीट हो चुका है। हमने क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने C4 पाथवे के बारे में, C2 पाथवे के बारे में, C3 साइकिल के बारे में, और लाइट रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जेड स्कीम के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड फैक्टर ऑफ एक्टिंग जो होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब आगे की जो वीडियो आएगी, मतलब कल जो वीडियो आने वाली है, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट PYQs रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो जितने भी PYQs हैं उन सभी को हम लेंगे 2025, 24, 23, 22, 21, मतलब पिछले 5 साल के तो हम लेंगे ही लेंगे। मतलब कल की वीडियो में 5 साल के जितने भी आपके MCQs आए हैं, आपके डिफरेंट PYQs, उनको हम थर्ड में के एग्जाम के लिए तैयारी कराएंगे फटाफट से। तो बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ, सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर्स चैनल को, और शेयर कर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स। और जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं सबको सेंड कर दीजिए इस वीडियो को। और जिस किसी को भी फ्री कोचिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट जितना भी प्रोवाइड करा जा रहा है वो सब फ्री है, वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप मुझसे नोट्स भी मांगोगे तो वो भी आपको फ्री मिलेंगे। तो कृपया करके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए कीजिए, ठीक है। फंबल कर जाता हूँ कई बार बातों को, तो प्लीज माइंड नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।